स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गंगा दोपहर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अब 22 जुलाई को होगी मामले में अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने नई कमेटी गठित करने का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। नई कमेटी में हाई कोर्ट के जज के अलावा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी होंगे। एक पुलिस अधिकारी भी जांच कमेटी में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई तक कमेटी का पुनर्गठन करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने जांच के लिए कमेटी के गठन पर मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें। मामले की अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी अब इस जांच कमेटी के हिस्सा होंगे। साथ ही साथ पुलिस अधिकारी भी इस जांच कमेटी के हिस्सा होंगे। यूपी सरकार को जांच के लिए कमेटी के गठन की मंजूरी अब दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है देखिए। यह हैदराबाद जैसा मामला, कौन मारा गया इस पर मतभेद है। आपने हाईकोर्ट के न्यायाधीश की निगरानी में समिति गठित की है। क्या आप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को रख सकते हैं, ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी समिति में रख सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया। ये वो केस है जिसमें अपराधी ने पुलिस से बर्बरता की थी। ये वो बड़ी बातें हैं जो आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। और ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को आप रख सकते हैं समिति में जांच के लिए। साथ ही साथ एक पूर्व पुलिस अधिकारी को भी रख सकते हैं। ये भी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये वो मामला है जिसमें अपराधी ने पुलिस के साथ बर्बरता की है। ये वो केस है जिसमें अपराधी ने जघन्य अपराध किया था, पुलिस पर बर्बरता की थी। ऐसे व्यक्ति को जमानत पर कैसे रिहा किया गया, ये भी सवाल खड़े किए। 22 जुलाई तक समिति पुनर्गठित करके सौंपे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। एक पूर्व पुलिस अधिकारी भी समिति में रख सकते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो एनकाउंटर को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे थे उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अब इस मामले में जो अगली सुनवाई है वो 22 जुलाई को होनी है। 22 जुलाई तक समिति पुनर्गठित करके सौंपे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी समिति के हिस्सा होंगे, ये भी साफ हो गया है। साथ ही साथ एक पूर्व पुलिस अधिकारी को भी समिति में शामिल करने की बात कही गई है। हालांकि कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में जरूर कहा कि ये वो केस है जिसमें अपराधी ने पुलिस के साथ बर्बरता की थी। सवाल भी खड़े किए कि जमानत पर आखिर कैसे विकास दुबे रिहा हो गया, जब उसके खिलाफ इतने सारे मामले दर्ज थे तो फिर कैसे वो जमानत पर रिहा हो गया और उसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। एक पूर्व पुलिस अधिकारी को भी जांच समिति में रखने के लिए सीजेआई की तरफ से कहा गया है। 22 जुलाई को यूपी सरकार ने नई कमेटी की गठित करने की बात कही है। अब मामले की जो अगली सुनवाई है वो 22 जुलाई को होनी है। तो आज की सुनवाई की क्या बड़ी चीजें रही ये हमने आपको बताया। अब जो अगली सुनवाई है इस मामले में वो होगी 22 जुलाई को। और निपुण सहगल हमारे संवाददाता जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। निपुण, क्या कुछ बड़ी बातें रही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कहा है कि जो कमेटी बना रखी है, जो न्यायिक आयोग बनाया है यूपी सरकार ने, उसमें एक पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को और एक डीजीपी स्तर के पूर्व अधिकारी को जोड़ने की जरूरत है। क्या यूपी सरकार इस पर सहमत है? यूपी सरकार ने इस पर सहमति जताई है। कोर्ट ने यूपी सरकार से ही कहा है कि वो नाम सुझाए, एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार करे। इसको बुधवार को यानी कि परसों सुप्रीम कोर्ट देखेगा और अनुमति दे सकता है। तो एक तो जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया था वो उसमें बढ़ोतरी होगी, उसके सदस्य बढ़ेंगे और उसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को दे दी जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है आज कि बहुत सारे पहलुओं को देखने की जरूरत है। जैसे कि अगर विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी था तो किस तरह से उसको जमानत मिल गई थी, इतने मुकदमों के रहते वो बाहर क्या कर रहा था जेल से। साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं ने ये भी सवाल उठाए थे कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जैसे लोगों ने भी कुछ बयान दिए थे इस पुलिस कर्मियों की हत्या के बाद।
तो उसको जोड़ने की कोशिश की थी। जिस तरह से विकास दुबे और उसके सहयोगियों का एनकाउंटर हुआ है, कोर्ट ने कहा है कि ये सारे पहलू भी देखे जाने की जरूरत है। बहरहाल बुधवार को सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा कि आयोग में कौन कौन सदस्य होंगे और वो किस तरह से काम करेंगे और कितने दिनों में अपने काम को पूरा करेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आपका निपुण तमाम जानकारी के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट के भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है और उसमें वो नाम तय हो जाएंगे जो अब जांच समिति के हिस्सा। उधर कानपुर अपहरण कांड में 1 महीने के वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, लेकिन अपहरण कांड को लेकर पुलिस की लापरवाही की खबरें हर रोज आ रही हैं। अब तत्कालीन बर्रा आईएसओ संजीत राय से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बैग फेंके जाने के बाद एसओ संजीत राय घटनास्थल पर नहीं गए थे और न ही चेकिंग अभियान उन्होंने चलाया था, बल्कि लापरवाह एसओ टीम के साथ वापस लौट गए। पूरे मामले में तत्कालीन एसओ संजीत राय का एक ऑडियो भी सामने आया है, जिससे इस लापरवाही का खुलासा भी हो रहा है। उधर प्रतापगढ़ के मांधाता कोतवाली में तैनात पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की उस समय हवाइयां उड़ने लगी जब एडीजी जोन प्रेम प्रकाश औचक निरीक्षण करने पहुंचे। गार्ड की सलामी लेने के बाद जब उन्होंने सभी की क्लास लेनी शुरू की तो थाने में तैनात कर्मचारियों की लापरवाहियों की परत खुलनी शुरू हो गई। असलहा चेक करने के दौरान दारोगा की पिस्टल फंस गई, जिसके बाद एडीजी ने दारोगा से दौड़ लगवाई। आपको बता दें कि एडीजी प्रेम प्रकाश प्रतापगढ़ के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और 2 दिन के दौरे पर वो पहुंचे हैं। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। और सुलभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुलभ, क्या जानकारी है आपके पास? खामियां तो पाई गई औचक निरीक्षण में, लेकिन ये कब तक दुरुस्त होंगी, ये सवाल है। जी, बताना चाहूंगा कि 2 दिवसीय दौरे पे अपने एडीजी प्रेम प्रकाश जो है वो प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने कल जो है वो पुलिस लाइन का निरीक्षण किया था। वहां पे भी आरआई पुलिस लाइन को जो है जम के फटकार लगाई थी जगह जगह जल भराव को लेकर के, और जिस तरीके से कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है उसके संबंधी दिशा निर्देश दिए थे। और औचक निरीक्षण पे कल ये कोतवाली मांधाता पहुंचे, तो जब इन्होंने अधीनस्थों को जो है वो पिस्टल लोड करने के लिए की, चेक करने के लिए कि आप लोगों की पिस्टल चलती है, अपराधी अगर सामने आते हैं तो किस तरीके से आप उसका सामना करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने निर्देश दिए वैसे ही दरोगा का हाथ कांपने लगा और वो पिस्टल जो है वो खोल नहीं पाया, जिसकी वजह से उनको गुस्सा आ गया। और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि जो अधिकारी अपने फर्ज को नहीं, बिल्कुल, कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, ये जिम्मेदारी नोडल अधिकारियों को सौंपी गई है और अब एक्शन में भी नोडल अधिकारी नजर आ रहे हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुलभ। और अब खबर चमोली से है, जहां पीपल कोठी के पास नेशनल हाईवे बाधित है। ऐसे में एसडीआरएफ जाम में फंसे लोगों को रस्सी के सहारे पहाड़ी के रास्ते से रेस्क्यू कर रही है। बताया जा रहा है कि पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबे की वजह से रोड खोलने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितनी मुश्किल है और इस मुश्किल में किस तरीके से हाईवे बंद होने के बाद लोगों को पहुंचाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लक्ष्मण हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, हम तस्वीरें तो देख रहे हैं कि कितनी मुश्किल है मौके पर। फिलहाल क्या अपडेट्स है आपके पास? कितना काम हो चुका है हाईवे को खोलने का? जी, अगर हाईवे को खोलने की बात करें तो कल 2 दिन से लगातार बद्रीनाथ जो हाईवे है वो भनेर पानी पीपल कोठी के पास में बाधित है और लगातार पहाड़ी से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कि हाईवे खोलने के काम में दिक्कतें सामने आ रही हैं। और अभी भी चमोली जनपद की अगर बात करें तो चमोली जनपद में लगातार बारिश जारी है, जिससे कि काफी परेशानी वहाँ पर लोगों को उठानी पड़ रही है। और आज दोपहर में वहाँ पर 2 मोटरसाइकिलें खड़ी थी और एक वाहन खड़ा था जिसके ऊपर बोल्डर आया और बोल्डर की चपेट में आने से मोटरसाइकिलें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। और साथ ही वहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पे लगाई गई है और क्योंकि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू वहाँ पे किया जा रहा है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के द्वारा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रस्सी के सहारे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हालांकि जो बोल्डर आ गए हैं हाईवे पर उनको हटाने का काम लगातार जारी है। उधर देवरिया जिले से अस्पताल की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। यहां एक महिला अपने पिता को स्ट्रेचर पर ले जाती दिखी और साथ में उसका 4 साल
कि जो बेटी है वो भी स्ट्रेचर को धक्का देती दिखाई दी। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो की जब एबीपी गंगा की टीम ने पड़ताल की तो पता चला कि वीडियो 3 जुलाई का है, जिसमें गांव के दबंगों ने महिला के पिता की बेरहमी से पिटाई की थी, जिसके बाद महिला खुद अपने घायल पिता को अस्पताल लेकर पहुंची और स्ट्रेचर पर पिता को अस्पताल के अंदर ले जाने लगी। पूछने पर महिला ने बताया कि स्ट्रेचर खींचने के लिए कर्मचारी को पैसे देने पड़ते और पैसा नहीं होने के कारण ही उसे खुद से स्ट्रेचर खींचना पड़ा। फिलहाल इस मामले पर अस्पताल का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन खुद स्वास्थ्य व्यवस्था स्ट्रेचर पर है, ये हम अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लापरवाही पर लापरवाही की तस्वीरें हम दिखाते हैं और किस तरीके से मजबूर इंसान खुद तमाम चीज़ों को करने लगता है, वो तस्वीरें बता रही हैं। वायरल हुआ था और तमाम चैनल्स को खबर भी चली। इसी में जैसी जानकारी मुझे मिली तत्काल यहाँ सीएम साहब भी हैं, सीएमएस भी हैं, लोग आए हैं और तत्काल मरीज से चूँकि उसका इलाज सही से पूरा नहीं हो रहा है, उसको हम लोगों ने जानकारी दिया। छेदी यादव जी हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर हो चुका है और जैसे मैं आया तो मैं देखा कि सीएम साहब ने सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उस दिन मरीज के सही बेटी है उनके द्वारा बताया गया है कि वहाँ जो है स्ट्रेचर उपलब्ध था, लेकिन उसको कोई चलाने वाला नहीं था। उधर आगरा में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर अवंतीबाई होलकर की मूर्ति का माल्यार्पण करने में अड़े सपा नेताओं को नजरबंद किया गया। जिला प्रशासन ने इस दौरान काफी संख्या में सपा नेता और कार्यकर्ताओं को रोका और उन्हीं के कार्यालय में नजरबंद किया। जहां पुलिस मामला धारा 144 के उल्लंघन से जुड़ा बता रही है, तो वहीं सपा जिलाध्यक्ष ने कार्रवाई को प्रशासन की तानाशाही बता दिया है। और कानपुर शहर काजी आलम रजा ने 55 घंटे के लॉकडाउन को लेकर बयान दिया है। आलम रजा ने कहा कि बकरीद पर कुर्बानी हर हाल में होगी, रमजान में नमाज और तरावीह की बदली तो मुमकिन है, लेकिन कुर्बानी करना लाजमी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन से मीटिंग कर बकरा और भैंस की लगने वाली बाजारों को लगाए जाने की मांग की जाएगी और प्रशासन से बकरीद पर 55 घंटे के लॉकडाउन को हटाने की मांग करेंगे। काफ़ी लोगों में जो है वो है कि आखिर कुर्बानी होगी या नहीं होगी, मार्केट लगेगी या नहीं लगेगी। तो इस सिलसिले में जो है हमने इससे पहले भी जो है गाइडलाइन जारी किया कि कुर्बानी तो हर हाल में होगी, इसलिए कि हर चीज़ का एक बदल था, हम उसको बदल में बदलते रहे। नमाज और तरावीह, रमज़ान, सारी चीज़ें जो हैं अपने घरों में रह कर के हम करते रहे, लेकिन कुर्बानी तो एक ऐसी चीज़ है कि उसे हर हाल में करना ही है। तो और महादेव की नगरी में सोमवती अमावस्या के दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर महादेव का दर्शन किया और जयकारे लगाए। आपको बता दें कि काशी में विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष स्थान रखता है और संयोग जब विशेष हो तो आस्था भी विशेष होती है और मान्यता है कि इस दिन दर्शन से ग्रह बाधा दूर होती है और सुहाग दीर्घायु होता है। इस मौके पर भक्तों ने पहले पीपल के वृक्ष और तुलसी के वृक्ष की परिक्रमा की, फिर बाबा का दर्शन कर आशीर्वाद मांगा। सोमवती अमावस्या का पर्व आज संगम नगरी प्रयागराज में भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस बार की सोमवती अमावस्या भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने सावन में पड़ने से इस पर्व का महत्व काफी बढ़ गया है। इस मौके पर प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्थावान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के बावजूद हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना और दान पुण्य कर रहे हैं। श्रद्धालुओं ने स्नान के बाद संगम का जल साथ ले जाकर उसे शिवालयों में चढ़ाया। साथ ही सुहागिन महिलाओं ने पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा कर अपने सुहाग के अखंड रहने की दीर्घायु होने की प्रार्थना की। यहाँ तो भी फिलहाल अलाउ नहीं है जल चढ़ाना कुछ भी, तो सिर्फ हाथ जोड़े हैं। तो सबकी प्रार्थना की कि सब लोग स्वस्थ रहे, किसी कुछ ना हो, जिनको हो गया बस वही तक हो के सब चीज़ें फिनिश हो जाए और सब ठीक हो जाए, किसी कुछ ना हो, क्योंकि सबकी पर ही दिक्कत परेशानी है, सबकी अर्थव्यवस्था सबकी हिल चुकी है। तो सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, किसी कुछ ना हो।
तो आज श्रावण मास की अमावस्या है, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब ये अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो इसे सोमवती अमावस्या भी कहते हैं। अच्छी बात यह है कि इस बार ये अद्भुत संयोग 47 साल बाद पड़ा है, जिसमें भोलेनाथ की पूजा अर्चना मात्र से सभी दुख दरिद्रता समेत पितृदोष का संपूर्ण नाश हो जाता है। लेकिन इस कोरोना काल में शिवालयों और मंदिरों में क्या स्थिति है, ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता बलराम पांडे ने मेरठ के औघड़नाथ मंदिर का जायजा लिया। आज सोमवती अमावस्या है और कहा जाता है कि श्रावण मास में जो भी अमावस्या पड़ती है उसे हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर वो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और आज कई सालों बाद अद्भुत संयोग बना है कि आज के दिन अगर कोई भक्त भोलेनाथ की पूजा करता है तो पितृदोष ही नहीं, दुख दरिद्र भी नाश होते हैं। लेकिन कोरोना काल के चलते मंदिरों के पट बंद हैं और जो गर्भ गुफा है वहां पर भक्तों को जाने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम मेरठ के औघड़नाथ मंदिर के बाहर मौजूद हैं, जहां भक्त बाहर से ही भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन मंदिर परिसर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सावन मास में जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो उनके दर्शन बाहर से कर रहे हैं और उनका पट भक्तों के लिए बंद है। कुछ भक्त हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। ये क्या कहेंगे आप? जी, हम यहाँ पे भगवान जी के दर्शन करने आए हैं और सावन थे तो जब तो आना नहीं हुआ और कल यहाँ पे बंद था, पुलिस वालों ने बंद कर रखा। अच्छा, पट बंद है, उसको लेकर के कुछ कहेंगे? कितना दुख है? दुख बिल्कुल नहीं है, सही है, बंद है, क्योंकि अब ज़्यादा होता तो सोशल डिस्टेंस का भी वो नहीं हो पाता पालन। सही है, अगर खुलता तो लोग भी ज़्यादा आते, फिर कोरोना की वजह से फैलती भी बीमारी। सही है, बंद था कल। आपने देखा कि किस तरीके से जो भक्त हैं, चाहे वो छोटे बच्चे ही क्यों ना हो, उन्हें भी पता है कि इस महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और भीड़ भाड़ से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि वो प्रशासन और सरकार के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा दुख जरूर है भक्तों का, क्योंकि वो भोलेनाथ के चरणों से थोड़ा दूर हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही इस महामारी का खात्मा होगा और एक बार फिर भोलेनाथ के जो भक्त हैं वो भोलेनाथ की शरण में जाएंगे, उनके चरणों में जाएंगे और फिर से वही सावन और वही भोले भक्त के जो गूंज है बम बम भोले की मंदिरों में फिर से सुनाई देगी। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और मौसम भी सुहाना बना हुआ है। काशी नगरी वाराणसी में सुबह से ही बादलों ने डेरा डाला हुआ है और रिमझिम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात भी मिली। लेकिन सड़कों पर जलभराव ने व्यवस्था के दावों की पोल खोल दी। यहां से गुजरने वाले लोग काफी परेशान दिखाई दिए। वाराणसी में आज झमाझम बारिश हो रही है और झमाझम बारिश के बाद सड़कों पर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। आप देखिए, ये अंद्रापुल क्षेत्र है और यहाँ पर ये टनल बोली जाती है और आप देखिए इसमें जल जमाव किस तरह से हो गया है और इसके साथ ही सड़क किनारे भी भीषण जल जमाव दिखाई दे रहा है। तो बारिश हुई, मौसम को राहत मिली, लेकिन सड़क पर परेशानियां देखने को मिल रही है। जल जमाव से आम जनता को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर संगम नगरी प्रयागराज में भी मौसम का मिजाज आज सुबह से अचानक बदल गया है। आज सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है। किसी वक्त तेज बारिश होती है तो किसी वक्त रिमझिम फुहारें लोगों को भिगोती हैं। मौसम का ये बदला हुआ मिजाज जहां गर्मी से परेशान लोगों को कुछ राहत दे रहा है, तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर इसने लोगों की आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से कई जगहों पर हल्का जलभराव भी हुआ है। इससे लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कल से तो बारिश हुई है, लेकिन कल से थोड़ा दोपहर से थोड़ी राहत मिली है। तो अभी तो दिल्ली में जैसे पानी बरस रहा था, तो इसके अलावा कहीं और भी मतलब पानी बरसा हो तो वो मैं नहीं जानता, बट कल से कुछ राहत है और मैं चाहूँगा कि पानी बरसे और राहत मिले लोगों को। यहाँ बहुत गर्मी मतलब तेज़ होती है और काफ़ी मतलब लोगों को परेशानी होती है।
आने जाने में दिक्कत होती है। तो थोड़ा पानी बरसेगा तो लोगों को राहत मिलेगी और लोग अपना चैन से काम कर सकेंगे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।